हेलो एवरीवन। आज का मेरा सेशन निमसेट की काउंसलिंग प्रोसेस में जो गाइडलाइंस हैं उसको लेकर के है कि निमसेट की काउंसलिंग में क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे और आपको क्या क्या चीज़ें काउंसलिंग से पहले रेडी करके रखनी है। उन सभी बातों पर मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो, क्योंकि काउंसलिंग की प्रोसेस 29 तारीख से शुरू हो रही है जो कि 4 जुलाई तक चलेगी। तो 29 तारीख यानी कि कल है और कल से हमारी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। तो उसमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी उन सभी बातों पर मैं आपके साथ में डिटेल में डिस्कशन करूंगा। आप इस सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं दोबारा से। मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें हम लोग मिस कर देते हैं, फिर बाद में पैनिक होते हैं उस चीज को लेकर के। इसलिए ऐसी सिचुएशन ना आए, क्योंकि काउंसलिंग में अगर आपने कोई भी प्रॉब्लम जैसे रजिस्ट्रेशन के दौरान हुई या कोई भी चीज के दौरान हुई तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। इवन अगर आपने कैटेगरी, क्योंकि इसमें एक और नया रूल आता है, कैटेगरी चेंज का ऑप्शन भी होता है। तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी सी बातें होंगी, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपके साथ में अभी डिस्कस भी करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट nimset.in पर जाना है और वहां पर ही आपको सारी प्रोसेस मिलेगी। ठीक है, तो उसमें आपका काउंसलिंग का प्रोसेस भी पूरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो एक एक चीज में भी आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, काउंसलिंग की प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि निमसेट की स्कोर कार्ड को डाउनलोड करने की लिंक ये है। और जिन लोगों ने अभी भी स्कोर कार्ड को डाउनलोड नहीं किया वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे लगभग सभी ने कर लिया होगा, सेव करके रख लें। मैं आपको बता दूं ये एप्लीकेंट लॉगिन है, स्कोर कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लगभग सभी को ये प्रोसेस पता है क्योंकि रिजल्ट 26 तारीख को आ चुका था। अब एक जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कल अपलोड की है वो ये है कि मॉडिफिकेशन प्रोविजनल आंसर की, यानी इसका क्या मतलब है। उन्होंने ऑब्जेक्शन जो क्वेश्चंस पर आप लोगों ने रेज किए थे उसका उन्होंने एक मॉडिफिकेशन दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस को उन्होंने कंसीडर किया है कैंसिल में और किन क्वेश्चंस के आंसर या ऑप्शंस को उन्होंने कंसीडर किया है। तो क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स के कॉल्स आ रहे हैं कि हमारे मार्क्स में ओरिजिनल आंसर की से कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, यानी जो स्कोर कार्ड में आपको मार्क्स दिए हैं और आंसर की के हिसाब से जो मार्क्स आ रहे थे उसमें डिफरेंस हो रहा था। तो मैंने बोला भी था बच्चों को कि एक बार आप मेल जरूर करिए इस चीज के रिगार्डिंग ताकि चीजें क्लियर हो पाए। तो शाम को ही ये नोटिफिकेशन आया था। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये रेस्पॉन्स जो चैलेंज करने वाले थे उनमें से मैं बता देता हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा जिससे कि सभी के अंदर जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन आईडी है। इसका क्वेश्चन का जो आंसर उन्होंने आंसर की में दिया था वो थर्ड दिया था, जिसमें नन इज करेक्ट आंसर इसका होगा क्योंकि ये क्वेश्चन कैंसिल किया गया है। तो एक क्वेश्चन तो इसमें मैथ्स का कैंसिल है और एक क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर का कैंसिल है। बाकी दो क्वेश्चंस जो हैं जिनके आंसर आप देख रहे हैं, एक में 3 और 4 यानी कि बी एंड सी एंड डी था, और एक में ऑप्शन ए और डी यानी कि उसमें कंसीडर किया है उन्होंने। तो दो क्वेश्चन कंप्यूटर के मतलब जिनके ऑप्शन दोनों दोनों माने हैं वो ये हैं, और एक क्वेश्चन और है जिसको इन्होंने रिमूव किया है। ठीक है, तो ये 575, 588, 594 ये तीनों क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर में एक बहुत बड़ा चेंज था कि इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन को कैंसिल किया है, यानी कि 119 20 सवालों में से एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ, तो 19 क्वेश्चंस को कंसीडर किया है, जिसमें से दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके दो दो ऑप्शन को करेक्ट माना है, जो कि बिल्कुल सही रेज किए थे। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मैथ्स में एक क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन है वो मैथ्स का है, एक क्वेश्चन मैथ्स का है जिसको इन्होंने कैंसिल किया है। तो मैथ्स में एक और कंप्यूटर में टोटल 118 क्वेश्चन जो है आपके पास रहेंगे। उसमें से दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऑप्शंस चेंज किए हैं इन्होंने। एक ये क्वेश्चन इंग्लिश का है, सिनोनिम्स वाला है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने चेंजेस किए हैं। अब अगर किसी की भी आंसर की में ये डिफरेंस हो रहे हैं तो एक बार इसको चेक जरूर कर लें। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी, ये बात क्लियर। चलिए,
अब ये तो ऑब्जेक्शन की बात हो गई, जिन लोगों को डिफरेंसेस दिख रहे थे। अब बात करेंगे हम काउंसलिंग की प्रोसीजर कहाँ से, क्योंकि कल स्टार्ट होने वाली है, तो क्या-क्या चीजें इसमें रिक्वायर्ड होंगी, वो मैं आपके साथ में बात करने वाला हूँ। ठीक है? अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि सबसे पहले हम जाएँगे पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स कितने हैं, ये आपको पता ही है, 9 पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है? थोड़ा आगे चलते हैं हम। काउंसलिंग की जो प्रोसेस है, पहले मैं आपको फ्लो समझा देता हूँ कि काउंसलिंग का प्रोसेस का जो फ्लो है, वो क्या है? आपको सबसे पहले क्या करना होगा? आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन फॉर द काउंसलिंग, ठीक है? एंड रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट, जो कि 1000 रुपए होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्टिविटी शेड्यूल दिखाऊँगा, और एक्टिविटी शेड्यूल में आपको सबसे पहले मैं ये बात करूँगा कि कब से कब तक आप क्या चीज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो एक्टिविटी शेड्यूल पर अगर हम बात करेंगे, देखिए 26 तारीख को रिजल्ट हमारा पब्लिश हुआ था। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग बाय पेइंग नॉन रिफंडेबल काउंसलिंग फी ऑफ 1000, यानी कि आपको 1000 रुपए जमा करने होंगे, और आप जो काउंसलिंग की प्रोसीजर है, जिसमें रजिस्ट्रेशन आप करेंगे और चॉइस फिलिंग करेंगे, वो 29 यानी कि 29 जून से 4 जुलाई के बीच में करेंगे, और ये 10 से 5 बजे के बीच में होगा। याद रखें, ये जो टाइमिंग आपको मैं बता रहा हूँ, टाइमिंग का विशेष रूप से ध्यान देना है। कोई भी बंदा अगर फर्स्ट राउंड के लिए काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग नहीं करता है, तो फर्दर जितने भी राउंड्स होंगे उन सभी के लिए वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, यानी आप कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का जो आपके पास में मौका है, वो 29 जून से 4 जुलाई के बीच में ही मिलेगा। यानी कल से लेकर के 4 जुलाई के बीच में आपको ये रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रोसेस करनी है। इसमें 1000 रुपए आपको पे करने होंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल होंगे। इसके बाद दूसरी बात जो है, वो नॉन फर्स्ट राउंड का जो अलॉटमेंट होगा, वो 7 जुलाई को आएगा। इसके बाद में फर्स्ट राउंड की जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी और पार्शियल एडमिशन ऑफ फी पेमेंट, ठीक है, वो होगी 8 से 11 के बीच में। यानी कि जो पार्शियल एडमिशन का फी पेमेंट है, वो आपको होगा सीट एक्सेप्टेंस वाला जो फी होगा, 10,000 रुपीज का सीट एक्सेप्टेंस फी होता है, वो आपको पे करना होगा। यानी कि जो लोग फी पेमेंट कर देंगे, उन्हीं का आगे हम अपग्रेडेशन कर पाएंगे या एडमिशन कंफर्म कर पाएंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो फी पेमेंट नहीं करता है और रिपोर्टिंग के लिए, तो उसको आगे के राउंड्स में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अभी मैं आपको एक प्रोसेस दिखाऊंगा, वो जो प्रोसेस फ्लो है, जो इन्होंने दिया है, चार्ट प्रॉपरली दिया है, उसमें आपको सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। सेकेंड राउंड जो है, उसका उसके लिए अलॉटमेंट और अपग्रेडेशन आएगा 12 जुलाई को। अब इसमें आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं, फ्रीज और फ्लोट, मतलब आप सीट अपग्रेड करने का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपको जो सीट मिली है उससे संतुष्ट नहीं है, तो आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। सेकंड राउंड का जो रिपोर्टिंग होगा, वो 13 से 15 के बीच में होगा। ये सिर्फ उन्हीं के लिए होगा जो फ्रेश अलॉटमेंट मिलेगा जिनको, यानी कि जिनको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता है और फर्स्ट राउंड के बाद में सीट वैकेंट होती है, तो उनको सेकंड राउंड में अलॉटमेंट मिलेगा, और उसमें आपको रिपोर्टिंग भी करनी है। इसलिए साफ-साफ क्लियरली लिखा हुआ है कि सेकंड राउंड ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड अ पार्शियल फी पेमेंट ओनली फॉर फ्रेश अलॉटीज। यानी जो लोग फर्स्ट राउंड में फी जमा कर चुके हैं, उनको सेकंड राउंड में कुछ भी नहीं करना है, अगर उन्होंने सीट को अपग्रेड किया हुआ है। तो ये कुछ बातें हैं जिनको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। इसके बाद में जो थर्ड राउंड का अलॉटमेंट या अपग्रेडेशन होगा, वो 17 तारीख को आएगा, ठीक है? और थर्ड राउंड का जो होगा, रिपोर्टिंग है 18 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में होगा। ये भी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनको फर्स्ट और सेकंड दोनों में सीट नहीं मिलेगी, सिर्फ थर्ड राउंड में मिलेगी, ठीक है? तो थर्ड राउंड में जिनको अलॉटमेंट हो रहा है, उनको पार्शियल फी पेमेंट करना है और उनको जमा करना है। अनाउंसमेंट ऑफ, अब ये थर्ड राउंड तक की जो प्रोसेस है, वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? फाइनली आपको थर्ड राउंड में लॉक भी करना पड़ेगा, ठीक है ना? जिनका भी होगा, या नहीं भी करेंगे लॉक तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके बाद 19 जुलाई के बाद में अगर कोई सीट वैकेंट होती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में, ठीक है, तो 21 जुलाई को वो सीट वैकेंट आपको दिखाएंगे और एक स्पेशल राउंड क्रिएट किया जाएगा, जिसमें फ्रेश चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन फॉर द वैकेंट सीट एंड लाइकली टू बी वैकेंट सीट ड्यू टू अपग्रेडेशन, यानी कि फ्रेश चॉइस फिलिंग की जाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए,
और 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में ये चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जिन जो भी वैकेंट सीट्स होती हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि स्पेशल राउंड का जो अलॉटमेंट आएगा वो 26 जुलाई को आएगा। ठीक है, और रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट में आपको जाकर के रिपोर्ट अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाकर के आपको जो कि आपको मिला होगा, यानी रिपोर्टिंग एज पर द इंस्टीट्यूट शेड्यूल 26 जुलाई को, ठीक है, मिलेगा आपको, है ना, आफ्टर 26 जुलाई, यानी कि सभी इंस्टीट्यूट जो भी आपको मिला होगा 26 जुलाई के बाद से आपको करना है, रिपोर्टिंग इंस्टीट्यूट जो भी आपको मिला है। तो रिपोर्टिंग फॉर ऑफलाइन एडमिशन एट द फाइनली अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर ऑल अलॉटेड कैंडिडेट, यानी जितने भी लोगों को चारों राउंड यानी कि स्पेशल राउंड भी मिला दें, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिनको भी कॉलेज मिला है उनको फिजिकल रिपोर्ट करना होगा, जो भी उनको कॉलेज अलॉट किया गया है। ठीक है, तो उस एनआईटी में जाकर के आपको करना है। हर एनआईटी की वेबसाइट पर आपको सारी चीजें जानकारी मिल जाएगी, इवन उनका फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा, उनका एडमिशन का प्रोसीजर भी मिल जाएगा, क्योंकि आपको दोबारा से एनआईटी के एडमिशन के लिए एक फॉर्म भी भरना होता है, जो कि ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर ही होता है। तो वो भी सारी चीजें आपको उनकी वेबसाइट पर मिल जाएंगी देखने। ठीक है, तो इतनी बात आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। क्लियर? अब बात करेंगे कि चॉइस फिलिंग और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट बात ये है, अभी भी स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन है कौन सी एनआईटी को किस नंबर पर प्रेफर करना है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट कर सकता हूँ, बाकी आपका स्कोर जितना भी है और आपका ही इसमें डिसीजन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पढ़ना है यहाँ पर। और प्लेसमेंट्स की बात की जाए तो टॉप जो 6 एनआईटी 7 एनआईटी तक हैं बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, और लगभग हर एनआईटी में प्लेसमेंट अच्छे हैं, क्योंकि प्लेसमेंट का जो सिनेरियो अगर टॉप 3 की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे हैं, उनमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लगभग हर बच्चे का लगभग एक प्लेसमेंट हो जाता है, और पैकेज की ऑफरिंग बहुत अच्छी है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, बट फिर भी मैं एक अपना सजेशन यहाँ पर दूंगा। अप और डाउन इसमें हो सकते हैं, ये एक्सपेक्टेड चीज मैं आपको बताने वाला हूँ जो भी है, कहीं ना कहीं। तो चॉइस रजिस्ट्रेशन तो एक नॉर्मल आप करेंगे, हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप चॉइस फिलिंग आप करेंगे तो आपको 10 यहाँ पर प्रेफरेंसेस दिखेंगी। अगर हम बात करें कि एनआईटी त्रिची दिखेगा आपको, सूरतकल दिखेगा आपको, ठीक है, आपको सूरतकल दिखेगा, इसके अलावा इलाहाबाद दिखेगा, कुरुक्षेत्र दिखेगा, वारंगल दिखेगा, मैनेट दिखेगा, सारे प्रेफरेंसेस दिखेंगे। आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट टाइप की दी जाएगी, जिसमें आप उसको एंटर करते जाएंगे और उसकी प्रेफरेंस सेट करते जाएंगे। तो आपका जो भी स्कोर हो, लेकिन आपको प्रेफरेंस जिस हिसाब से देनी है, एनआईटी त्रिची को अगर आप देखेंगे तो 1 नंबर पर रखेंगे, सूरतकल को 2 नंबर पर, इलाहाबाद 3 नंबर, कुरुक्षेत्र, वारंगल और मैनेट में आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 4 5 6 जो भी आपको बेस्ट लगता है आप कर सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल लगता है आपके ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से, आपको एटमॉस्फेयर के हिसाब से, या आपको प्लेसमेंट है जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो, आप उसके हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। इन तीनों कॉलेजेस में प्लेसमेंट्स, पढ़ाई, बहुत सारी चीजें लगभग लगभग इक्वल हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जमशेदपुर और कुरुक्षेत्र सेल्फ फाइनेंसिंग, कुछ लोग कुरुक्षेत्र सेल्फ फाइनेंसिंग को फीस के कारण नीचे रखते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा नीचे रखा हुआ है। आप चाहें तो कुरुक्षेत्र के बाद में कुरुक्षेत्र सेल्फ फाइनेंसिंग भी चूज कर सकते हैं, अगर आपके पास में कोई फी का इशू नहीं है। ठीक है, तो जब कुरुक्षेत्र सेल्फ फाइनेंसिंग की फीस थोड़ी सी अलग होती है, मतलब नॉर्मल से भी काफी ज्यादा होती है, 1.5 लाख के आसपास समथिंग होती है फीस। एग्जैक्टली मैं आपको फिगर नहीं बता रहा हूँ, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तो जमशेदपुर और कुरुक्षेत्र की सेल्फ फाइनेंसिंग में 7 और 8 का मैंने यहाँ पर प्रेफरेंस दिया है। ये प्रेफरेंस मैंने अपने अकॉर्डिंग दिए हैं, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। ये तो एक नॉर्मल सजेशन है कि स्टूडेंट्स लगातार बोलते हैं सर किस नंबर पर किसको रखें, तो मैंने एक अपने हिसाब से एक प्रेफरेंस लिस्ट दी है, जो पिछले कई सालों से एक ट्रेंडिंग है, या हम कह सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं मोस्टली किस एनआईटी में जाना, जिस एनआईटी में जाना, उसके हिसाब से मैंने आपको ये दी है। सीट मैट्रिक्स के हिसाब से यहाँ पर अगर देखेंगे तो 115 सीटें एनआईटी त्रिची में है,
जिसमें जनरल की 45 सीट्स हैं, ओबीसी की 29 है, एससी की 16, एसटी की 8 और ईडब्ल्यूएस 11। तो इसके हिसाब से ही आपको एलोकेशंस होंगे। अभी मैं आपको थोड़ा एक्सपेक्टेड भी चीजें बता दूंगा कि लास्ट ईयर क्या एक्सपेक्टेड गया है, लास्ट ईयर का क्या गया है कट ऑफ, और इस बार क्या जा सकता है। तो थोड़ा बहुत वैरी करेगा, मैं वो आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो त्रिची, सूरतकल, इलाहाबाद, कुरुक्षेत्र, वारंगल, मैनेट, जमशेदपुर, कुरुक्षेत्र, सेल्फ फाइनेंसिंग और रायपुर आप रख सकते हैं। इसके बाद लास्ट में अगरतला। ठीक है, लगभग ये सारी प्रेफरेंसेस आप चूज करें। जिसकी रैंक बहुत अच्छी है उसकी जरूरत नहीं है कि आप करें, लेकिन फिर भी जिसकी रैंक 400, 350, 500, 600, 650 ऐसी रैंक है, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि सारी प्रेफरेंसेस चूज करें, क्योंकि कई बार पहले राउंड में एलोकेशन नहीं हो पाते हैं तो सेकंड और थर्ड राउंड में एलोकेशन होते हैं। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर कई स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं। चॉइस फिलिंग करते वक्त या तो 4 चॉइसेस भर देते हैं, 3 चॉइसेस भर देते हैं, या कई लोग ये सोचते हैं कि मेरी रैंक फॉर एग्जाम्पल 150 है और मुझे एनआईटी सूरतकल मिल जाएगा, तो सिर्फ वो एक ही कॉलेज को प्रेफर करते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको मिनिमम, अगर आपकी रैंक 150 है, मैं आपको सजेस्ट करूँ कम से कम 5-6 एनआईटी आप डाल दें। कई बार बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, हो सकता है लोकेशन किस तरह से हो रहे हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 5 से 6 एनआईटी जरूर डालें। क्योंकि हम हर बार ऐसा नहीं कर सकते कि कई बार कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, सपोज है जिनकी रैंक 200 है और उनको ओबीसी है सपोज, और उनको लगता है कि मुझे इलाहाबाद मिल जाएगा या सूरतकल मिल जाएगा, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो कोई प्रॉब्लम रेज हुई, प्रॉब्लम रेज होने के बाद में उनका ऑब्जेक्शन हम क्लियर नहीं कर पाए तो उन्होंने एज अ जनरल कंसीडर कर दिया। जब जनरल कंसीडर कर दिया तो वो कॉलेज आपको जो मिलने वाला था वो आपको ना मिल करके उसके पीछे वाला कॉलेज मिले। लेकिन अगर आपने पीछे वाले कॉलेज को चॉइस में रखा ही नहीं होगा तो वो कैसे अलॉट होगा। ये ऐसी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं चॉइस फिलिंग में जब अलॉट होते हैं ये चीजें। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 10 चॉइस फिलिंग में ऑप्शंस हैं, आप 9 और 10 वाले को भले ही मत रखें अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो, लेकिन कम से कम 7-8 चॉइसेस आप डालें। और पूरी भी डाल देंगे तो नुकसान कुछ नहीं होगा, क्योंकि एलोकेशंस जो आपको मिलेंगे, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, एलोकेशंस आपको ऊपर के नंबर से ही मिलेंगे, ये आप याद रखें। जो आपकी चॉइस है यहां से आपको देखा जाएगा कि क्या एनआईटी त्रिची आपको इस रैंक पर, जो भी आपकी रैंक है, मान के चलो एक रैंक आपकी मैंने ले ली 150, अगर 150 पर एनआईटी त्रिची नहीं मिल रहा है तो वो कट, नेक्स्ट वाले को देखेंगे, इस पे भी नहीं मिल रहा होगा तो इसको भी कट, और अगर मान के चलो इस पर मिल रहा होगा तो ये एलोकेट हो जाएगा। फिर अगर आपको लगता है कि मुझे सूरतकल मिल सकता है तो आप इस ऑप्शन पे फ्लोट कर सकते हैं, जिसमें आप अपग्रेडेशन करेंगे तो थर्ड राउंड तक अगर आपको मिल जाएगा, अगर मिल सकता होगा, और नहीं मिलेगा तो आपके पास में जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो नहीं जाएगा। अपग्रेड करने में कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि अपग्रेडेशन का मतलब ये नहीं है कि आपकी पुरानी वाली सीट चली जाएगी और आपको कोई एलोकेशन नहीं मिलेगा, नहीं। आपको ऊपर की कोई एनआईटी मिल रही होगी तो मिलेगी, जो आपके ऊपर की चॉइस, जैसे सपोज दैट कि इलाहाबाद से ऊपर सूरतकल है तो आप नीचे से ऊपर जाओगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इलाहाबाद के नीचे वाली चॉइस मिले, कभी भी ऐसा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें। आप नीचे से ऊपर की प्रेफरेंस पे जाओगे अपग्रेड होने पर। अपग्रेड का मतलब ये है, डिग्रेड नहीं होगा, यानी कि इलाहाबाद आपको मिला है तो इलाहाबाद के नीचे का कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, इलाहाबाद के ऊपर का कॉलेज मिलेगा आपको, अगर मिल सकता होगा तो। अदरवाइज इलाहाबाद ही आपका रहेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा सीट मैट्रिक्स आप देख ही रहे हैं कि 813 सीट्स हैं, तो ऑब्वियसली इसी सीट मैट्रिक्स के हिसाब से ही आपको एलोकेशंस होंगे। जनरल के लिए अगर हम ध्यान दें तो 313 सीट्स है टोटल, और जो जनरल के लिए मैं आपको अभी एक्सपेक्टेड बताऊंगा, करीब लास्ट ईयर जो है 600 650 रैंक के आसपास एलोकेशंस हुए थे। वहीं ओबीसी में 650 से 750 तक के हुए थे। मैं भी आपको एक टेंटेटिव आइडिया भी दे देता हूँ, तो जिससे आपको क्लियरेंस हो जाएगी। मैं एक टेंटेटिव आइडिया दे देता हूँ। देखिए, ये मैं लास्ट ईयर का मैंने 2022 में जिस तरह से एलोकेशंस हुए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर मैं एनआईटी त्रिची की बात करूंगा,
एनआईटी त्रिची में देखिए 115 सीट्स हैं। प्रेफरेंस हमने इसकी 1 नंबर पर रखी थी। और जनरल कैटेगरी में अगर किसी की रैंक है 1 से 48 के बीच में, तो जनरल में 1 से 48 तक के एलोकेशन हुए, ओबीसी में 48 से 245 के बीच में, ईडब्ल्यूएस में 50 से 86 के बीच में, एससी में अगर आपकी रैंक है तो 1263, एसटी में 2445 और जनरल की पीडब्ल्यूडी में 6252। और भी इसमें ओपन ओबीसी की पीडब्ल्यूडी है, एससी पीडब्ल्यूडी, एसटी, वो मैंने लिए नहीं है। आप जनरल की पीडब्ल्यूडी से ही समझ जाएंगे कि किस रैंक तक आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, तो जनरल में अगर आपकी रैंक 47 48 तक है तो चली जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सूरत कल जो है वो 22 से 92 पे तक गया है, यानी कि 92 लास्ट क्लोजिंग हुई है। सेकंड नंबर इसकी हम प्रेफरेंस देंगे। सूरत कल में 58 सीट, तो आप सीट मैट्रिक्स ध्यान में रखेंगे, उसके हिसाब से आप प्रेफरेंसेस को चूज करते चलेंगे, चीजें आपको समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से आपको प्रेफरेंस प्रेफर करना है। इसके बाद में एनआईटी इलाहाबाद में 116 सीट्स हैं, इसकी मैंने प्रेफरेंस 3 नंबर पर रखी है। और 72 से 181 तक इसमें गया है, जनरल कैटेगरी में बात कर रहे हैं। वहीं अगर हम ओबीसी में बात करेंगे तो 167 से 221 में सूरत कल बंद हुआ था, 93 से 116 पर ईडब्ल्यूएस बंद हुआ था, और 1016 से 1715, ये मैंने, ये ओपनिंग रैंक होगी, ये क्लोजिंग रैंक है, यहाँ पर याद रखना। ये मैं आपको बता रहा हूँ ओआर, है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ ओआर और ये बता रहा हूँ सीआर, ये आप याद रखना। इसी तरह से एसटी में 1080 से 2870 तक गया है। ठीक है, जनरल पीडब्ल्यूडी के इस तरह से गई है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे एनआईटी वारंगल में, तो वारंगल को, कुरुक्षेत्र को और भोपाल को आप सेट कर सकते हो 4 5 6 नंबर पर। मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया हुआ है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। 121 से 218 पर एनआईटी वारंगल बंद हुआ था। वहीं अगर कुरुक्षेत्र 192 से देखें तो 192 से 315 पे बंद हुआ है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। भोपाल 217 से 344 पे बंद हुआ है, यानी जिनकी रैंक जनरल कैटेगरी में 344 तक रही है। ये मैंने चारों राउंड की ली है, यानी स्पेशल राउंड तक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 10 20 प्लस माइनस हो सकते हैं इस बार भी, याद रखना आप लोग। इसके अलावा अगर हम बात करें एनआईटी वारंगल में, ओबीसी की बात करें तो 221 से 447, कुरुक्षेत्र में 361 से 493, एनआईटी भोपाल में 362 से 509, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 239 तक वारंगल मिला है, कुरुक्षेत्र 383 तक मिला है, और अगर हम बात करें 412 तक भोपाल मिला है। एससी एसटी में आप देख सकते हैं लगभग 2700 रैंक तक एससी, 2800 रैंक तक भोपाल में, और 3300 तक जमशेदपुर। इस तरह से यहाँ पर ये लोकेशंस हैं, आप देख सकते हैं। एक बार बहुत डिटेल में मैंने ये सारी चीजें ली हैं, आप इसका एक पिक ले सकते हैं, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। वारंगल में 58 सीट्स हैं, कुरुक्षेत्र में 64 हैं, भोपाल और जमशेदपुर में 115 सीट्स हैं। अगर हम जमशेदपुर की बात करेंगे तो देखिए 200 से 462 तक गया है जनरल कैटेगरी, और 474 से 622 तक ओबीसी गया है। तो ओबीसी अगर जिनकी, और ये सारी मैं एआईआर पर बात कर रहा हूँ, क्योंकि एनआईटी ने लास्ट ईयर भी कैटेगरी रैंक नहीं दी थी, इस बार भी नहीं दी है, इसलिए ये बात का ध्यान रखें कि वो कैटेगरी रैंक नहीं देंगे। एआईआर के हिसाब से ही वो एलोकेशंस कर रहे हैं, तो जिनकी रैंक 600 तक है जमशेदपुर मिल जाएगा ओबीसी में। ठीक है, और जिनकी रैंक 400 450 के आसपास है उनको जमशेदपुर मिल जाएगा, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस देखिए 522 तक गया है लास्ट, एससी 3300 तक गया है, एसटी 6500 तक गया है। ठीक है, इस तरीके से एलोकेशंस हुए हैं। थोड़ा हम नीचे के एनआईटी में और बात करेंगे, अगर कुरुक्षेत्र सेल्फ फाइनेंसिंग, अब जिनकी रैंक और ज्यादा है, देखिए सेल्फ फाइनेंसिंग में 344 से 460 तक गया है। तो जमशेदपुर से पहले लोग कुरुक्षेत्र ही प्रेफर करते हैं, जो सेल्फ फाइनेंसिंग का है कॉलेज, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि जिनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है वो कुरुक्षेत्र सेल्फ फाइनेंसिंग चूज कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से ले रखे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग नीचे के प्रोफेसर को चेंज कर सकते हैं। वहीं अगर हम ओबीसी की बात करेंगे तो 671 तक गया है, और 5 ईडब्ल्यूएस 546 तक, एससी 3900 और एसटी 78 तक 100 तक। रायपुर में 110 सीटें हैं, अगरतला में भी 30 सीटें हैं, और कुरुक्षेत्र में सेल्फ फाइनेंसिंग में 32 सीट, टोटल मिलाकर के 813 सीट्स हैं।
रायपुर में 572 तक गया है, अगरतला में 635 तक लास्ट गया है। तो इसका मतलब ये है कि मैंने एक ओवरऑल एक्सपेक्टेड बनाया है कि जनरल कैटेगरी में अगर आपकी रैंक 1 से लेकर के 635 तक लास्ट ईयर गई थी, मैं मान लेता हूं कि 1 से लेकर के 620 625 तक है, 600 तक मान लेते हैं, 600 तक जनरल कैटेगरी को मिल जाएगा। वहीं 700 के रैंक तक ओबीसी को मिल जाएगा, 650 तक ईडब्ल्यूएस चला जाएगा, 3800 या 3700 तक हम मान लेते हैं कि एससी को मिल जाएगा, 3500 तक मान लेते हैं, ठीक है, और 7500 तक हम मान लेते हैं कि एसटी मिल जाएगा, और 10,000 11,000 तक हमको जनरल में पीडब्ल्यूडी को कैंडिडेट को मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड मैंने ये बनाया हुआ है कि इतने तक क्लोजिंग हो सकती है, ये आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए ये फाइनल नहीं है, ये बात का ध्यान रखें, ठीक है, कि जनरल में 625 से 650, ओबीसी में 650 से 750, ईडब्ल्यूएस में 600 से 700, एससी में 3800 से 4000, एसटी में 7700 से 8000, और 11000 से 11000 11500 मैंने एक्सपेक्टेड दिया है जनरल पीडब्ल्यूडी। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लास्ट के 4 राउंड तक की काउंसलिंग का मैं बता रहा हूँ आपको, विद स्पेशल राउंड इंक्लूडेड द स्पेशल राउंड। लास्ट ईयर इतना गया था, मे बी इस साल भी इतना ही जाए, अप डाउन हो सकते हैं, ये फाइनल नहीं है, इसलिए आप इस बात को ध्यान में रखें। प्रेफरेंस को लेकर के मैं जरूर आपको ध्यान में रखूंगा कि आप लोग सीट मैट्रिक्स के हिसाब से प्रेफरेंस भी चूज करेंगे, और प्रेफरेंस पर विशेष ध्यान देंगे कि त्रिची को पहले नंबर पर, देन सूरतकल, देन इलाहाबाद, वारंगल, कुरुक्षेत्र और भोपाल में कोई सा भी प्रेफरेंस जो आपको ठीक लग रहा है वो कर सकते हैं। इसके बाद जमशेदपुर, हाँ तब देखिए डॉक्यूमेंट, हाँ अभी तो नहीं लगेगा ना करेक्टर सर्टिफिकेट, टीसी, इसमें चॉइस फिलिंग में, नहीं नहीं चॉइस फिलिंग में कुछ नहीं लगेगा, नहीं नहीं, तो प्रेफरेंस को लेकर के आपको बहुत कॉन्शियस रहना है कि नंबर 1 पे त्रिची रखें, सूरतकल रखें, इलाहाबाद रखें, देन वारंगल, कुरुक्षेत्र, भोपाल में आप चॉइस के अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि अगर आपको कुरुक्षेत्र अच्छा लग रहा है तो आप कुरुक्षेत्र चले जाएं, आपको भोपाल अच्छा लग रहा है तो आप भोपाल चले जाएं, अगर आपको वारंगल जाना है तो आप वारंगल जा सकते हैं। ऑब्वियसली वारंगल साउथ में है, तो अगर आपको लगता है कि मुझे साउथ जाना है तो आप जा सकते हैं। जमशेदपुर इसके बाद आप प्रेफर कर सकते हैं, या आप सेल्फ फाइनेंसिंग कुरुक्षेत्र को भी प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम ध्यान दें कि लास्ट रैंक अगर जमशेदपुर में देखा जाए तो 462 पर क्लोज हुई थी, और एनआईटी कुरुक्षेत्र के सेल्फ फाइनेंसिंग में 460 पर क्लोज हुई थी। तो बहुत सारे लोग, क्योंकि कुरुक्षेत्र में जो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज है वो कॉलेज एक ही है, बस क्या डिफरेंस है, पेमेंट सीट है, बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसलिए ध्यान रखें। पर कुछ लोग फीस के कारण जमशेदपुर प्रेफर कर लेते हैं, इसलिए जमशेदपुर को मैंने ऊपर लिया है। अदरवाइज आप जम एनआईटी कुरुक्षेत्र के सेल्फ फाइनेंसिंग को भी ऊपर रख सकते हैं प्रेफरेंस में। क्लियर? रायपुर क्लियर है कि आप 8 9 नंबर पर रख सकते हैं, और अगरतला को भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। एनआईटी आप, अब बात आती है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके लगातार कॉल आ रहे हैं कि क्या 700 रैंक पर भी मुझे कोई एनआईटी अलॉट होगा, क्या 750 तक भी कोई एनआईटी अलॉट होगा? तो देखिए एनआईटी में तो 813 सीट्स हैं, इसके बाद कोई एलोकेशन नहीं मिलेंगे, लेकिन एनआईटी के स्कोर कार्ड से आपको एचबीटीयू और हैदराबाद यूनिवर्सिटी और आईपीयू यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। तो 1000 रैंक तक जिनकी है उनको हैदराबाद में मिल जाएगा, आईपीयू में मिल जाएगा, और एचबीटीयू में मिल जाएगा। 1000 से ऊपर में थोड़ा हम चांसेस कम ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सीट्स कम है, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये चॉइस फिलिंग का ऑर्डर समझ में आ गया होगा, प्रेफरेंसेस समझ में आ गई होंगी, और आपने लास्ट ईयर की जो ट्रेंड है उसके हिसाब से ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक भी समझ ली है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा हम इसका प्रोसेस फ्लो समझते हैं कि किस तरह से इनका प्रोसेस होगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर 1 पर आता है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है काउंसलिंग के लिए, और रजिस्ट्रेशन का फी पेमेंट है 1000 रुपीज। देन आपको चॉइसेस फिल करनी, जो मैंने अभी आपको चॉइसेस बताई हैं। सेकंड स्टेप है आपको चॉइसेस फिल करनी है। चॉइसेस फिल करने के बाद में आपको चॉइस लॉक करना है, याद रखें, चॉइस लॉक भी करना है, ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट राउंड का सीट एलोकेशन मिलेगा आपको, मैंने अभी आपको तारीख बताई थी,
किस तारीख को मिलेगा आपको? मैंने आपको बताया था अभी 7 तारीख को। देखिए 7 तारीख को फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा। क्लियर? 7 तारीख को फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा। क्लियर? तो फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आने के बाद आपको क्या करना है? देखिए ये यहाँ से हम कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं? आप अपना अलॉटमेंट का रिजल्ट देखेंगे, अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे, और आपको अपनी विलिंगनेस ऑप्शन को चूज करना होगा। विलिंगनेस ऑप्शन में 2 ऑप्शन होंगे, एक होगा सीट फ्लोट करना और एक होगा फ्रीज करना। अभी मैं डिटेल में आऊंगा तो और सारी चीजें बता दूंगा। इसके बाद में आपको अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और पे सीट एक्सेप्टेंस फी जो कि 10,000 रुपीज होगी। ये सब करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाय अलॉटेड इंस्टीट्यूट, यानी जो इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है उसके द्वारा एक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। वैकेंसी, इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद में वैकेंसी ड्यू टू सीट रिजेक्शन या नॉन रिपोर्टिंग या नॉन पेमेंट ऑफ फी, यानी कि अगर आपकी सीट रिजेक्ट होती है किसी कारण से, या फिर आपने रिपोर्ट नहीं किया, या फिर आपने कोई जो पार्शियल फी पेमेंट है यदि वो नहीं किया, तो आपका जो है सीट कैंसिल हो जाएगी और वो वैकेंट हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद में जिन लोगों को फर्स्ट राउंड में अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनको सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट भी आएगा, या जिन लोगों ने अपग्रेड किया है उनको अपग्रेडेड कॉलेज मिलेगा। सेम प्रोसेस जिस तरह से फर्स्ट राउंड का है उसी तरह से सेकंड राउंड का है कि फिर अलॉटमेंट आएगा, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। ठीक है? देन सेम वही प्रोसेस, देन थर्ड राउंड में जाएंगे आप। क्लियर? ये सारी प्रोसेस होने के बाद में थर्ड राउंड के बाद में एक ऑप्शन आता है कि आप विड्रॉल भी करा सकते हैं। ठीक है? और विड्रॉल हो सकता है, इसके अलावा एडिशनल पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट आपको करना पड़ेगा, यानी कि थर्ड राउंड के बाद। थर्ड राउंड में आपको रिजल्ट आने के बाद में जिन लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है, या तो आप विड्रॉल कर सकते हैं या फिर आपको एडिशनल फी पेमेंट होगा जो एनआईटी की वेबसाइट पर आपको पता चल जाएगा, या इसी पर ही पता लग जाएगा कि कितना आपको फी पेमेंट करना होगा। ठीक है? इसके बाद में अगर आप लोग फी पेमेंट नहीं करते हैं तो वैकेंसी होंगी। देन स्पेशल राउंड के लिए फिर वही प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे, उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में वेरिफिकेशन करेंगे, और फाइनली आपको कोई अलॉटेड इंस्टीट्यूट मिलेगा, फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, और फिजिकल रिपोर्टिंग के बाद में आपका एडमिशन क्लोज, यानी कि ये लास्ट तक की प्रोसेस यहाँ पर एक प्रॉपरली फ्लो चार्ट के माध्यम से समझा दी गई। इज दैट क्लियर? अब मैं थोड़ा सा डिटेल में चलूंगा, और क्योंकि कहीं ना कहीं एक बार आपको ये चीज समझ में आ जाएगी किस तरीके से सारी चीजें होंगी। अब बात करेंगे ऑनलाइन काउंसलिंग की जो प्रोसेस है, वो तो आपको मैंने लगभग बता दी। रजिस्ट्रेशन करेंगे, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको क्या क्या चीजें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईमेल और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रूल्स लिखे होंगे, ऑथेंटिकेशन होगा, ये सारी चीजें होंगी। इसमें आपकी जो चीजें मेंशन होंगी वो क्या क्या होंगी? निमसेट का एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर मदर और गार्जियन नेम, जो कि निमसेट के रैंक कार्ड में भी आपकी मेंशन है। ठीक है? अब बात डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद में अब जो मेन चीज है वो ये है कि आप अब पर्सनल डेटा में क्या क्या चीज क्या क्या चीज अपडेट कर सकते हैं। देखिए पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आपकी नेम, फादर मदर गार्जियन नेम, निमसेट का एप्लीकेशन नंबर, ये एडिटेबल नहीं होंगी, याद रखें। ये आपकी पहले से फिल्ड होंगी। डेट ऑफ बर्थ, ये सब आप नहीं कर सकते एडिट। क्या चीज एडिट कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई लोगों का है कि सर लास्ट टाइम मेरे पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं था, सपोज दैट ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं था, ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं था, या एससी सर्टिफिकेट नहीं था, उस समय हमने रैंक जनरल कर दी थी, तो क्या अब हम अपनी सॉरी कैटेगरी जनरल कर दी थी, तो क्या हम अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं? यस, इन्होंने ऑप्शन दिया है काउंसलिंग में। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैंडिडेट फ्यू पर्सनल इंफॉर्मेशन विल बी शोन in read only mode as mentioned in NIMSET rank database and cannot be edited। ठीक है? कुछ फील्ड ऐसी होंगी जो ऑलरेडी
आपकी फील्ड होंगी और एडिटेड नहीं होंगी। लेकिन क्या एडिट कर सकते हैं, जैसे अगर हम कैटेगरी की बात करेंगे तो कैटेगरी में जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है, सॉरी, अगर आप जनरल कैटेगरी आपने फिल कर दी थी निमसेट के डेटा में, और आप या तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं या ओबीसी एनसीएल के कैंडिडेट, और आपने उस समय पर जनरल कर दिया था, तो आपके पास में यहाँ 3 ऑप्शन है। आप जनरल को जनरल रहने देंगे, जनरल ईडब्ल्यूएस कर सकते हैं, या ओबीसी एनसीएल चूज कर सकते हैं। अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करेंगे तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो कि 1 अप्रैल 2023 के बाद का होना चाहिए, ये उन्होंने मेंशन किया है। ठीक है, ओबीसी एनसीएल भी सेम है। ठीक है, इसी तरह से जनरल ईडब्ल्यूएस में आप जनरल कर सकते हैं, या जनरल ईडब्ल्यूएस दे सकते हैं, या फिर ओबीसी एनसीएल भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, ओबीसी एनसीएल वाले, जिन लोगों ने ओबीसी एनसीएल उस समय कर दिया था और सपोज दैट कि उनके पास में एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, तो वो जनरल भी कर सकते हैं। या फिर ओबीसी एनसीएल भर तो दिया था पर वो ओबीसी के अंदर नहीं आते हैं, या फिर गलती से ओबीसी एनसीएल फिल कर दिया था, ठीक है, तो वो ईडब्ल्यूएस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। क्लियर? एससी वाले एससी ही रख पाएंगे, एसटी वाले एसटी रख पाएंगे। ये ऑप्शन इनके पास चेंज करने के लिए आएगा। पीडब्ल्यूडी में आपके पास ऑप्शन आएगा नो और यस, है ना? अगर किसी ने नो किया है तो नो और यस दोनों ऑप्शन होंगे, यस किया है तो नो और यस दोनों ऑप्शन रहेंगे। ये डेटा आप चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी, एनी चेंज इन कैटेगरी मस्ट बी सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट एज मेंशन्ड इन 1.7, यानी कि आपने अगर कोई भी चेंज किया कैटेगरी में तो आपको उस सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जो होगा वो लगाना होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट चीज है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्निश द एडिशनल इंफॉर्मेशन लाइक क्वालिफिकेशन डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन मल्टीपल स्टेप्स। आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी और क्या क्या चीजें देखनी होगी। देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी कैंडिडेट अपीयरिंग यानी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको मस्ट, देखिए, ऑल अपीयरिंग कैंडिडेट मस्ट अपलोड अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग में क्या है, इंफॉर्मेशन ब्रोशर में एनेक्शर नंबर 5, जो कि अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए ही है, इन प्लेस ऑफ प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग डिग्री, यानी कि जहां पर आपको फाइनल की मार्कशीट या 6 सेमेस्टर की मार्कशीट लगानी है, अगर आपके पास में है नहीं तो आपको कौन सा सर्टिफिकेट लगाना है, अपीयरिंग सर्टिफिकेट लगवाना है, जो कि एनेक्स्चर नंबर 5 में है, और ये आपके कॉलेज से बनेगा। ठीक है, इस प्रोफार्मा को आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद में आपको क्या करना है, उस पर सील साइन करवानी। मैं आपको भी बता दूंगा कि एनेक्स्चर नंबर 5 कहाँ पर है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर नहीं है, पीछे होगा आई थिंक। ठीक है, ये है, देखिए मैं बता देता हूँ, ये है ईडब्ल्यूएस का, राइट, और ये है, ध्यान रखें, ये आपको अपलोड करना होगा एनेक्स्चर 5 जो अपीयरिंग के हैं। देखिए, प्रोफार्मा ऑफ सर्टिफिकेट टू बी इश्यूड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन या प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज wherein the candidate is studying for his या हर क्वालिफाइंग डिग्री। जिन लोगों के पास फाइनल की मार्कशीट नहीं है उन लोगों को इस सर्टिफिकेट को भरना है और प्रिंसिपल या एचओडी के साइन करा के अपलोड करना होगा। ठीक है, ये बात उन्होंने यहाँ पर मेंशन की है। ओके, इसके बाद में बात करेंगे हम कि क्या क्या डॉक्यूमेंट अब आपको लगाने हैं, वो बात करेंगे। देखिए, कैटेगरी चेंज कर ली, डॉक्यूमेंट में देखिए 10th की मार्कशीट जिसमें आपकी बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ लिखा हो, है ना, डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, या फिर आप बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं ना, तो क्लास 10 का सर्टिफिकेट लगा दें। ठीक है, ग्रेजुएशन मार्कशीट लगा दें, नेमसेट का स्कोर कार्ड चाहिए, रेस्पेक्टिव कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, देखिए यहाँ पर क्या क्या लिखा है, एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ऐसे कैंडिडेट्स को रेस्पेक्टिव कैटेगरी के सर्टिफिकेट चाहिए। और अगर आप कोई पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी अगर कैटेगरी में है तो आपको पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। लेकिन ये जो 3 सर्टिफिकेट हैं, 3 जो कॉलम हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सभी को लगाना है, ये ऑप्शनल है। 4 नंबर और 5 नंबर ऑप्शनल है, यानी अगर आप बिलोंग करते होंगे कैटेगरी में तो आपको सर्टिफिकेट देना है।
अब कई सारे स्टूडेंट्स का कॉल ये है कि सर क्या मुझे माइग्रेशन लगाना है या प्रोविजनल डिग्री लगानी है। तो देखिए अभी यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है, और कल जब काउंसलिंग का फॉर्म खुलेगा तो और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जहां तक इस यही ये 3 चीजें बिल्कुल मैंडेटरी है। बाकी सारी चीजें आपको कॉलेज जब मिल जाएगा तो आई थिंक वहां पर आपको सारी चीजें देनी होगी। ठीक है। फोटोग्राफ अपलोड करना सेम प्रोसेस है जो आपने पहले किया होगा। रजिस्ट्रेशन फी, पेमेंट रूल्स सेम एज वही होंगे। तो आपको डॉक्यूमेंट्स पता चल गए होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लें। पेमेंट मोड आपको पता ही है, चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। मैंने आपको लगभग बता दिया है सारी चीजें कि कैसे करना है। चॉइस फिलिंग में आफ्टर द रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट, कैंडिडेट में सबमिट देयर चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूट इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रेफरेंसेस। Only valid choice will have to be shown with the candidate and can fill as many choices in order of the preference as they wish from the list of available choices. आप कितनी भी choices fill कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। जितनी है ना, क्लियर। इसके बाद में आप कोई भी चॉइस को रीअरेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। चॉइसेस सबमिटेड इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग विल बी प्रोसेस्ड टिल द थर्ड राउंड। यानी कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग कर दी है और अपनी चॉइसेस सबमिट कर दी हैं तो आफ्टर द, यानी जो प्रोसेस होगी वो तीसरे राउंड तक चलेगी। यानी कि आप सेकेंड राउंड में कोई चेंजेस नहीं कर सकते और थर्ड राउंड में भी कोई चेंजेस नहीं कर सकते अगर आपने गलत चॉइस भर दी है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चॉइस फिलिंग करते वक्त चॉइस का ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट रखें। कोई भी फ्रेश चॉइसेस सबमिशन आपको सेकेंड और थर्ड राउंड में नहीं मिलेगी। क्लियर। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं चॉइस लॉकिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ लॉक चॉइस। तो locking of choice will be enabled as per the schedule. Candidate must lock their choices only after they have finalized them. But in case before the last date and time, आप अपनी डेट चॉइस फिलिंग का जो टाइम टेबल है उसमें ही चेंजेस कर सकते हैं, उसके अलावा आप चेंजेस नहीं कर सकते। क्लियर। If candidate fail to explicitly lock his or choices by the last date and time, so last saved choices will be automatically locked by the system after the deadline. अगर आपने चॉइसेस को सेव या लॉक नहीं किया है तो वो ऑटोमेटिकली जो भी आपने फिल की है उसको कंसीडर करेगा। ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे चॉइस फिलिंग के जो रूल्स हैं वो क्या क्या हैं, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। आप जब तक चॉइस को लॉक नहीं कर रहे हैं तब तक आप अपनी चॉइसेस को रीऑर्डर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बट अगर एक बार आपने सबमिट कर दी तो फिर आप चेंजेस नहीं कर सकते। क्लियर। इसके बाद में बात करूंगा जो लॉक चॉइसेस हैं वो बटन विल बी एनेबल एज पर द काउंसलिंग शेड्यूल। यानी कि लॉक चॉइसेस का जो बटन है वो 29 जून से 4 जुलाई के बीच में ही आपको मिलेगा। क्लियर। अच्छा, एक बात यहाँ पर वो सारी बातें लिखी जो मैंने आपको बता दी, आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सीट अलॉटमेंट में आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि जो फर्स्ट राउंड का आपका अलॉटमेंट है उसमें सीट विल बी अलॉटेड इन देयर ऑर्डर ऑफ द मेरिट। इनपुट एंड आउटपुट डेटा विल एलिजिबल कैंडिडेट choices, seat matrix and seat allotment result will be shared with the organizing institute for the verification and approval. The result will published on the portal. यानी आपको सारी चीजें उस पोर्टल पे ही मिलेंगी और मेरिट और इनपुट आउटपुट के डेटा के हिसाब से ही आपको एलोकेशन होंगे। अब इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो 10,000, जैसे अगर आपको कोई अलॉटेड इंस्टीट्यूट मिलता है तो आपको मैंडेटरी है कि वो जमा करना है। किसको? फ्रेश अलॉटेड कैंडिडेट को। जिसने जमा कर दिया उसको नहीं करना होगा, जिसने जमा नहीं किया है यानी फ्रेश कैंडिडेट होगा उसको ही जमा करना है। अपलोड ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर वेरिफिकेशन, इट इज मैंडेटरी फॉर फ्रेश अलॉटेड कैंडिडेट। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक बार हो जाता है तो दूसरी बार नहीं होगा। ये किन कैंडिडेट के लिए? फ्रेश कैंडिडेट के लिए। प्लीज क्लियर। ओके। अब अगर इम्पोर्टेंट बात यह है कि पीआई यूजर अगर आपका यानी कि जो आपको वेरिफिकेशन होगा उस दौरान डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी होती है, कोई डाउट होता है या वो आपसे री अपलोड करने के लिए बोलते हैं डॉक्यूमेंट को तो आप कर सकते हैं। ठीक है। तो रिस्पॉन्ड करना होगा आपको। ऑनलाइन बिलिंगनेस ऑप्शन, इट इज मैंडेटरी फॉर द फ्लैश अलॉटेड कैंडिडेट। ये आपको बताना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है। ओके। इसके बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको डाउनलोड करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आप अपनी चेंज कर सकते हैं विलिंगनेस। ठीक है। ये चीज ऑप्शनल है। ऑनलाइन विड्रॉल भी ऑप्शनल है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको
क्या चीज इंपॉर्टेंट ध्यान देनी है, थोड़ा आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। सारी बातें तो हम आपको यहाँ पर नहीं बता सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अपडेट क्या कर सकता है पीआई यूजर, ये ध्यान रखें आप। यानी कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट फेल होता है तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए जनरल में कोई दिक्कत नहीं है, जनरल ईडब्ल्यूएस से वो जनरल और जनरल ईडब्ल्यूएस कंसीडर कर सकते हैं। ओबीसी एनसीएल वालों को जनरल या ओबीसी एनसीएल कंसीडर कर सकते हैं। एससी में अगर आपने सर्टिफिकेट नहीं दे पाया तो जनरल या एससी कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह से एसटी में जनरल और एसटी, और पीडब्ल्यूडी में अगर आपने नो किया तो नो ही मानेगा, और यस किया तो यस को नो और यस दोनों कर सकता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये पीआई यूजर के ऊपर हो। पीआई यूजर मतलब जो आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद में जो भी आप ऑनलाइन बिलिंगनेस ऑप्शन है, इंपॉर्टेंट बात ये कि क्या है। फ्लोट का मतलब क्या है कि अलॉटेड एंड प्रेफरेंसेस बेटर देन अलॉटेड प्रेफरेंस विल बी द प्रोसेस इन द नेक्स्ट राउंड, यानी अपग्रेडेशन के लिए आपको फ्लोट करना है। सीट कंफर्म अगर आपको चाहिए है तो दैट मीन्स कि फ्रीज ऑप्शन को क्लिक करना होगा, यानी ओनली अलॉटेड प्रेफरेंस विल बी द कंसीडर्ड एंड कैंडिडेट अलॉटेड कैटेगरी में बी अपग्रेडेड बट प्रेफरेंसेस विल बी द सेम। का मतलब ये है कि अगर आप सीट कंफर्म करना चाह रहे हैं तो आपको फ्रीज करना है, सीट अपग्रेड करना है तो आपको फ्लोट ऑप्शन को चूज करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्लोटिंग से आप फ्रीज कर सकते हैं, बट वाइस वर्सा नॉट अलाउड, यानी कि आप अपग्रेड करने के बाद तो फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन फ्रीज करने के बाद आप अपग्रेड नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर? इसके अलावा सीट एक्सेप्टेंस फी आपको 10,000 देनी है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकंड और थर्ड राउंड सेम एज आपको मिलेगा। पार्शियल एडमिशन फी जो देखिए यहाँ पर लिखी हुई है इन्होंने, जनरल, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल, जब आपको कंफर्म हो जाएगी सीट तो आपको 30,000 पे करना होगा। ठीक है, और वहीं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वालों को 20,000 जमा करना होगा। क्लियर? इज दैट क्लियर? पेमेंट मोड आपको यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, आप उसमें से किसी भी एक को चूज कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट का जो सीक्वेंस होगा वो जनरल कैटेगरी से सबसे शुरुआत होगी, यानी ओपन को ओपन से मिलेगा, फिर जनरल के बाद में ओपन और ओपन पीडब्ल्यूडी को मिलेगा। इसी तरह से, क्योंकि यहाँ पर पीडब्ल्यूडी स्टेटस दिया है, एससी में या कैटेगरी में पहले ओपन से देखेंगे, फिर नहीं मिलेगा तो उसको कैटेगरी से देंगे। पीडब्ल्यूडी ऑप्शन होगा तो ओपन से पहले ओपन पीडब्ल्यूडी को मिलेगा, फिर कैटेगरी होगा तो कैटेगरी पीडब्ल्यूडी। इस तरह से एलोकेशन यहाँ पर होंगे। क्लियर? इसके अलावा देखिए फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट रिजल्ट, बाकी सारी चीजें लगभग आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं आएगी। नॉन एलिजिबिलिटी की कंडीशंस भी लिखी है, विड्रॉल्स के रूल्स लिखे हैं किस तरह से होंगे। स्पेशल राउंड की जो काउंसलिंग है उसका भी रूल लिखा हुआ है कि दोबारा से चॉइस फिलिंग करनी होगी, दोबारा से आपको फीस देनी होगी। तो क्या क्या चीजें इसमें दी गई हैं वो एक बार आप स्पेशल राउंड वगैरह जब आएगा तो मैं और आपको क्लियर कर दूंगा। अभी मैं इसकी जानकारी बहुत नहीं दूंगा कि किस तरीके से आपको करना है। स्पेशल राउंड का यहाँ पे फीस और सारी चीजें यहाँ पर दी गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको चॉइस फिलिंग आपको करनी होगी। क्लियर? आई होप कि आपको ही मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये पूरा एक्टिविटी शेड्यूल है, आप एक बार देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इस तरीके से चॉइस फिलिंग प्रोसेस आपको करनी है। सीट का जो मैट्रिक्स है वो आपको ध्यान रखना है, इसी तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंसेस लॉक। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग चॉइस फिलिंग बस ध्यान से करें। ठीक है, और जल्दी से जल्दी इस प्रोसेस को आप कंप्लीट कर देंगे तो बेटर होगा। 29 जून से 4 जुलाई के बीच में ही ये प्रोसेस होगी, इस बात का आप ध्यान रखें। ओके, सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।